हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। इसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में और लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी मेरे इस चैनल पर सीरीज चल रही है डीईसी की, जो हम इग्नू से करते हैं, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स, जो एक डिप्लोमा कोर्स है। तो इस कोर्स के अंतर्गत जो हमारे रिटन एग्जाम्स होते हैं डीईसी 1, डीईसी 2 और डीसी 3 के, जो आपके 7, 8 और 10 जून 2024 को हैं। तो हम उन्हीं का रिवीजन यहाँ पर कर रहे हैं। अभी तक हमने डीसी 1 के 7 ब्लॉक्स का रिवीजन कर चुके हैं ब्लॉक वाइज, और अब हम कर रहे हैं डीसी 2 का रिवीजन, और इसमें भी हमने 5 ब्लॉक्स तक रिवीजन कर लिया है, और आज हम करेंगे ब्लॉक नंबर 6 का रिवीजन। फ्रेंड्स, इसके पहले कि हम इस सीरीज में या इस वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और शेयर ज्यादा करिए ताकि ये इंफॉर्मेशन आपके उन सारे फ्रेंड्स को या आपके कोई रिलेटिव हो जो ये कोर्स कर रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं से कर रहे हैं, तो भी उनको ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि कहीं से भी आप एनटीटी कर रहे हैं, ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो सभी जगह सेम ही होता है सिलेबस में, तो इनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट टीचिंग से रिलेटेड लेके आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डीसी 2 का ब्लॉक नंबर 6। जैसा कि आप सभी अभी जान रहे हैं प्रीवियस वीडियो से कि डीसी जो हमारा 2 है, जिसका नाम है बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो इसमें हमारा जो ब्लॉक नंबर 6 है, इसका नाम है पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोग्राम। आप सभी इस टॉपिक से परिचित होंगे ही, क्यों? क्योंकि हमने अपने आसपास या आपने अपने आसपास जैसे बड़े बड़े बैनर या स्कूल्स वगैरह में या हॉस्पिटल्स में या आंगनवाड़ी में या सब हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं, वहां पे अलग अलग कार्यक्रम के बारे में पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में और टीवी में भी देखा होगा। तो उससे ही रिलेटेड चीजें आप इस यूनिट में पढ़ेंगे, या इस ब्लॉक में पढ़ेंगे, जिसका नाम है पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इसमें हम पढ़ेंगे 3 यूनिट्स, यूनिट नंबर 18, यूनिट नंबर 19 और यूनिट नंबर 20। यूनिट नंबर जो 18, इसका नाम है माता और बच्चे के लिए मुख्य पोषण कार्यक्रम, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मेजर न्यूट्रिएंट प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड। इसमें हम न्यूट्रिएंट से रिलेटेड गवर्नमेंट के थ्रू कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 18 में। यूनिट नंबर 19 में भी हम पढ़ेंगे माता और बच्चों के लिए मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें है मेजर हेल्थ प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड। फर्स्ट जो 18 यूनिट है उसमें न्यूट्रिएंट से रिलेटेड प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, जो 19 नंबर की यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम जो है छोटे बच्चों के लिए या उनकी माताओं के लिए हमारी गवर्नमेंट चला रही है। ठीक है। और यूनिट नंबर 20, इसमें हम पढ़ेंगे पोषण स्तर का निर्धारण या असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्टेटस। तो ऐसे हम अभी हमारी सीरीज में या इस वीडियो में आप देखेंगे 18 यूनिट, 19 यूनिट और 20 यूनिट। तो चलिए हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर 18, जिसका नाम है माता और बच्चों के लिए मुख्य पोषण कार्यक्रम, मेजर न्यूट्रिएंट प्रोग्राम्स फॉर मदर एंड चाइल्ड या चिल्ड्रन। तो देखते हैं। सबसे पहले ही मैंने आपको बताया कि इन सब चीजों से आप ऑलरेडी परिचित हैं। कहां कहां से परिचित है मैंने आपको बताया, इतने सारे मोड्स ऑफ जो एडवर्टाइजमेंट हैं वहां से आप इन सब चीजों के बारे में इनडायरेक्टली देखते आए होंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि हो सकता है कि जब मैं ये पढ़ूं, एनटीटी करूं, तो ये इनमें भी इसका रोल हो। डेफिनेटली है, क्योंकि हम सिर्फ छोटे बच्चों के बारे में या अर्ली चाइल्डहुड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ माँ और बच्चे के बारे में या उनसे रिलेटेड सारे चीजों के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हमारे समाज या हमारे सोसाइटी में हम पढ़ रहे हैं, स्पेशली किस लिए, मदर और चाइल्ड, जो दोनों ही समाज के सबसे संवेदनशील हिस्से हैं, तो इनके बारे में गवर्नमेंट ने क्या करी, अलग अलग जो भी स्कीम्स चलाई है वो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट से रिलेटेड। दूसरा, कुपोषण या किसी भी बीमारी का मुकाबला करने के लिए शिक्षा और पूरक आहार है, जिसे हम सप्लीमेंट भी बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, या हमारे समाज में
जो मेन संवेदनशील हिस्सा है, जैसे बच्चे और माँ, उनको हम बचा सकते हैं। वो प्रोग्राम जो फूड और न्यूट्रिएंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम जिसमें न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट प्रदान किए जाते हैं वह न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम और न्यूट्रिएंट मेल न्यूट्रिशन कंट्रोल प्रोग्राम कहलाते हैं, जहां पे हम न्यूट्रिएंट से रिलेटेड या कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड प्रोग्राम चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जो डिफिशियंसी रिलेटेड प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरा, न्यूट्रिशनल एजुकेशनल प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जहां न्यूट्रिशन से रिलेटेड शिक्षा दिया जाता है समाज या समुदाय के ऐसे वर्ग को जिन्हें जानकारी नहीं है। तो वो कौन कौन से वर्ग हैं और जो अवेयर नहीं है, कहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, वो भी हम इस यूनिट में देखेंगे। मदर और चाइल्ड को फूड सप्लीमेंट और न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो भी प्रोग्राम अभी तक सरकार ने ऑर्गेनाइज करी है, क्या उद्देश्य है उसके, क्या हमारे टारगेटेड पॉइंट्स होंगे, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे और उसके टारगेटेड ग्रुप और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, वो सारा हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मेल न्यूट्रिशन कंट्रोल प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जहां पे सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी के कारण किसी बच्चे या माँ के शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं और उनके रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करी है। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करी गवर्नमेंट ने, चलिए सबसे पहले हम वो देखते हैं, है ना। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वन बाय वन हम कुछ जो इंपॉर्टेंट मेजर जो गवर्नमेंट ने जिस न्यूट्रिएंट्स के लिए काम किए उनको हम देखते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे नेशनल विटामिन ए प्रोफेक्सिलस प्रोग्राम, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चों को या माताओं को जो बच्चों को दूध पिलाती हैं या प्रेग्नेंट है जिनमें विटामिन ए की कमी हो जाने के कारण अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करिए गवर्नमेंट ने, उसके बारे में हम देखेंगे। तो विटामिन ए डिफिशियंसी जिसको हम बोलते हैं VAD, ये इंडिया में 5.7% बच्चों में देखा गया है और जिसके कारण बच्चों को सबसे ज्यादा समस्याएं हो रही है आंखों से रिलेटेड, विजन प्रॉब्लम। ठीक है, देखा होगा आपने, बहुत ऐसा नहीं कि मैक्सिमम बच्चों में देखा होगा, पर जो मैं परसेंटेज बता रही हूँ वो इंडिया का परसेंटेज है। यहाँ पे बच्चों को जो भी आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है वो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए के कारण ही हो रही है। विटामिन ए की समस्या का एक बड़ा जो कारण है वो है कि जो पोषण आहार बच्चों को दिया जा रहा है उसमें विटामिन ए की कमी, और दूसरा कारण ये कि उसके लिए अवेयर भी नहीं है लोग। ठीक है, कि बच्चों को इस एज में विटामिन ए की सप्लीमेंट्स या विटामिन ए युक्त आहार देने की आवश्यकता है। कभी कभी विटामिन ए की कमी इतनी ज्यादा हो जाती है बच्चों में कि इसके कारण उनकी जान भी जा सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करी है, अलग अलग और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करी है। अगर हम अपने बच्चों को या गर्भवती महिलाओं को विटामिन ए युक्त आहार देते हैं या सप्लीमेंट देते हैं तो वो उनके शरीर में इसकी डिफिशियंसी को कम तो कर देता है, और अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारी बॉडी में विटामिन ए रहता है तो वो हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है, और जब भी हमारी बॉडी को विटामिन ए की आवश्यकता पड़ती है तो लीवर हमारी बॉडी को विटामिन ए प्रोवाइड कर देता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई इस प्रोग्राम के, जो नेशनल विटामिन ए प्रोफेक्सिलेसिस करके जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? विटामिन ए की प्रचुर मात्रा वाले फूड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना और या फिर सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करना वो बच्चे जो 5 साल तक के हैं, या वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, या फिर वो महिलाएं जो बच्चों को अभी दूध पिलाती है, या फीडिंग जो मदर्स हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए विटामिन ए को लेकर जागरूकता फैलाना या विटामिन ए के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करना या फूड प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी गवर्नमेंट से हो सकता है प्रोवाइड करना। दूसरा, टीकाकरण करना, वैक्सीनेशंस करना जो विटामिन ए से रिलेटेड हैं या विटामिन ए के कमी को शरीर में खत्म करते हैं या रोकते हैं। दूसरा, फीडिंग कराने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी फीडिंग कराने की लोगों को, महिलाओं को प्रॉब्लम होती है फीडिंग कराने में, या कुछ लोग फीडिंग कराने से डरती हैं, तो उनको जागरूक करना कि फीडिंग कराने से आपके बच्चे को विटामिन ए की कमी कभी नहीं होगी। तो इसके लिए भी ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का। दूसरा है कि अलग अलग वैक्सीनेशन के दौरान विटामिन ए की खुराक भी बच्चों को ओरली दी जाती है।
ये उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस प्रोग्राम के। इसके टारगेटेड ग्रुप्स कौन कौन से हैं, जो लाभार्थी जिसे हम बोलते हैं वो कौन कौन है। तो मैंने आपको बताया कि 6 मंथ या छोटे बच्चे जो बहुत छोटे हैं, 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं वो इसके लाभार्थी हैं। और दूसरा कि ग्रामीण क्षेत्र के, ठीक है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र के लोग और स्पेशली जो आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पे लोग बहुत ही कम जागरूक है या एजुकेटेड नहीं है उनको, और शहर के वो हिस्से जो स्लम है जहाँ बहुत ज्यादा लोग गरीबी में रह रहे हैं या बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में रह रहे हैं, तो ये जो प्रोग्राम है उन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किए गए हैं, उन तक जो व्यवस्था है उनको पहुंचाने का काम किया गया है। कार्यान्वित कार्यनीति क्या क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या क्या है ना, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज क्या 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 करे इन लोगों ने, स्ट्रेटेजीज क्या क्या बनाए इस प्रोग्राम को कार्यान्वित करने के लिए, चलिए वो देखते हैं। विटामिन ए की खुराक का वितरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और जो स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां, या फिर जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं हैं उनके द्वारा लोगों को दिया जाता है। ठीक है, किस किस माध्यम से, जो छोटे छोटे हॉस्पिटल या मैंने बताया उप स्वास्थ्य केंद्र, सब हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ठीक है, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वहां के द्वारा लोगों को या महिलाओं को, बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। फिर एक और तरीका है जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स जो है, जो आंगन स्पेशली आंगनवाड़ियां ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उसके माध्यम से भी महिलाओं को, बच्चों को ये सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम ICDS भी कहते हैं। और एक और है मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड बनाया जाता है। आपने देखा है कि महिलाओं का एक हेल्थ कार्ड होता है तब तक जब बच्चे उनके पेट में होते हैं, प्रेगनेंसी से लेके बच्चे के 5 साल के होते तक के लिए एक हेल्थ कार्ड दिया जाता है स्वास्थ्य केंद्र से या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा। इसमें बच्चों की सारी मॉनिटरिंग की डिटेल होती है, कौन कौन से वैक्सीनेशन हुए हैं, उनका वेट, उनकी हाइट, उनकी उम्र, सब कुछ। तो ये भी इस स्कीम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। यहाँ हमने देखे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में पहला न्यूट्रिएंट्स विटामिन ए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि विटामिन आयरन, आयरन भी क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ही आता है। तो आयरन की कमी के कारण क्या प्रोग्राम, आयरन की कमी को दूर करने के लिए क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गवर्नमेंट ने, तो नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, और हम बोलते हैं नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव फॉर एनीमिया कंट्रोल। ये आयरन की डिफिशियंसी को कंट्रोल करने के लिए या एनीमिया से बचाव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए कुछ प्रोग्राम्स के नाम हैं, जिसके द्वारा बच्चों को और वो महिलाएं जो 15 साल से 45 साल की उम्र की हैं, यानी वो जो प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है जिनका शरीर, उन महिलाओं को ये सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IDA, इंडियन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ये बहुत गंभीर समस्याएं हैं, ठीक है, जो शरीर में बहुत सारी समस्याओं को और भी पैदा कर देती है। एक है NFSH, जिसमें 2016 के अनुसार 24 मंथ के जो बच्चे हैं उनमें आयरन की कमी कम ही देखी जाती है, लेकिन जो 15 से लेके लगभग 45 प्लस एज की जो महिलाएं हैं उनमें हमारे देश में 53% महिलाएं जो हैं उनमें क्या देखा गया है, आयरन की कमी, और या जिन्हें एनीमिया सफर कर रहे हैं। और जो पुरुष हैं वो 23% पुरुष हैं जो मेल हैं, उनमें एनीमिया को देखा गया है या सिम्टम्स है या आयरन की कमी है। आयरन की कमी से हमारे देश में 20% महिलाएं जो हैं उनकी कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है या डेथ भी हो जाती है। NIPI नेशनल आयरन प्लस इनिशिएशन के द्वारा एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा पहल किया गया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत फॉलिक एसिड और आयरन की गोलियां भी वितरण किया जाता है। ठीक है, टारगेटेड ग्रुप कौन कौन से, टारगेटेड ग्रुप मैंने आपको बताया कि वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, वो महिलाएं जो बच्चों को दूध पिला रही, या वो महिलाएं जिनका लड़कियां है ना जो 15 साल से बात की हैं, जो जिनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स आने लगता है, उनको ये प्रोवाइड की जाती हैं गोलियां, या बच्चे जिनमें आयरन की कमी है। ठीक है, वो इसके टारगेटेड ग्रुप है 5 साल तक के बच्चे जिनको ये सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज क्या है, कभी कभी क्या होता है, कृमि या वॉर्म के कारण बच्चों को कभी कभी कृमि या कुछ अलग प्रकार के वॉर्म्स भी शरीर में हो जाते हैं, इसके कारण भी आयरन की कमी हो जाती है। तो और क्या स्कीम चलाई जाती है,
कि एल्बेंडाजोल करके एक टैबलेट या वो टॉनिक फॉर्म में भी आता है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पर छोटे बच्चों को ये एल्डो नहीं एल्बेंडाजोल करके मेडिसिन दी जाती है, जिससे बच्चों को कृमि ना हो, और कृमि नहीं होगी तो आयरन की कमी भी ऑटोमेटिक क्या होती है, दूर हो जाती है। और क्या किया जाता है कि बच्चों को की बॉडी में आयरन की कमी ना हो, इसीलिए उनको मैंने बताया आपको कि स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है आंगनवाड़ी के द्वारा या स्वास्थ्य केंद्र या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो भी है उनके माध्यम से महिलाओं को, बच्चों को या युवतियों को, लड़कियों को क्या करते हैं, आयरन की टेबलेट या फॉलिक एसिड प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये हो गया आयरन या एनीमिया को लेके क्या गवर्नमेंट ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की। अब हम देखते हैं और क्या प्रोग्राम है। तो नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं NIDDCP, इसके द्वारा हमारे देश के वो हिस्सों में जहां पे आयोडीन की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया नेशनल लेवल पर। ठीक है, विश्व में IDD यानी आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर के कारण जो बौद्धिक क्षमताओं के साथ जन्म लेने वाले बच्चे हैं, इसमें 1/3 तो सिर्फ इंडिया में ही है जिनको आयोडीन की कमी से जो मेंटल डिसऑर्डर्स बच्चों को हो रहे हैं। पूरे विश्व लेवल पे आप या ग्लोबल लेवल पे देखें तो 1/3 सिर्फ भारत में ही पाए जा रहे हैं। मतलब भारत में ऐसे बच्चे हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ पैदा हो रहे हैं, वो 1/3 है। इसका मेजर कारण है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। इसीलिए 1992 में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और जिसको हम बोलते हैं नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको NGCP भी कहा गया। उसमें ग्वाइटर को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इसके बाद NGCP को कन्वर्ट करके इसके नाम बदल दिया गया और रखा गया 1984 में नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं NIDDCP। इसमें क्या किया गया कि आयोडीन की कमी को कम करने के लिए काम किया गया, ना सिर्फ ग्वाइटर को लेके काम किया गया कि ग्वाइटर किसके कारण हो रहा है, आयोडीन की कमी के कारण, तो उसको लेके काम किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या काम किया, पोषण तत्व अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता के लिए पोषण शिक्षा कार्यक्रम भी, ऐसे अलग अलग शिक्षण कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किए गए। ठीक है, तो मेन क्या क्या किया गया कि अब पूरे देश में 1984 के बाद पूरे देश के सारे ही हिस्सों में क्या वितरण किया गया, मतलब विक्रेता यानी कि जितने भी दुकानदार हैं, जहां जहां नमक बिकता है उनको कहा गया कि आप सिर्फ आयोडीन युक्त नमक ही बेच सकते हैं, या जो भी नमक बन रहा था हमारे देश में वो आयोडीन युक्त नमक ही बनाया गया, जिसके द्वारा बच्चों को के शरीर में आयोडीन पहुंचे या महिलाओं के शरीर में आयोडीन पहुंचे और डिफिशियंसी से कंट्रोल किया जा सके। या फिर जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वहां पे टेस्ट करा के उनकी जो थायराइड थायरॉक्सिन सिक्रेशन जो कम हो जाता है उसको कंट्रोल करके थायराइड की टैबलेट्स भी महिलाओं को दी जाती है, ताकि उनके जन्म लेने वाले बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ पैदा हो और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ पैदा हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोषण तत्व अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता के लिए पोषण शिक्षा का महत्व। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कि न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गवर्नमेंट ने। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है भाई कि जो अलग अलग जगह देख रहे हैं आप शिविर लगते हैं, बुलाए जाते हैं महिलाओं को हेल्थ सेंटर्स वगैरह में, हॉस्पिटल्स में। ठीक है, कि हेल्थ एजुकेशन दी जा रही। क्या है इंपॉर्टेंस भाई इसकी, तो चलिए हम देखते हैं हेल्थ एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंट है। कार्यकर्ताओं तक दवाइयां अभी तक हमको लगता है कि इंपॉर्टेंस ये है कि कार्यकर्ता जो भी हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो लोगों को जिनको जिस जिस चीज की डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी तो आयरन की टेबलेट पहुंचा दीजिए, आयोडीन की कमी तो आयोडीन रिच जो भी सप्लीमेंट्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमने घर तक भी वैक्सीनेशन को पहुंचा दिए। ठीक है, मेडिसिन हमने घर तक भी पहुंचा दिए, पर इसकी क्या गारंटी है कि घर पहुंचने के बाद भी जो हमारी जनता है, जो इसके हितग्राही हैं, वो इसका पालन कर रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है, कोई गारंटी तो है नहीं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ एजुकेशन। जब तक उनको हेल्थ एजुकेट नहीं किया जाएगा वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे ही नहीं। इंपॉर्टेंस जब तक हमारी बॉडी में उनको समझ में नहीं आएगा तो वो इन मेडिसिन को टाइम से नहीं लेंगे या ऐसे आहार नहीं लेंगे। तो इसके लिए समय समय पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पर, हॉस्पिटल्स पर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर
शिविर लगाए जाते हैं या हर महीने महिलाओं को बुलाया जाता है। जैसे कि वैक्सीनेशन के दौरान जब महिलाएं आती हैं तो उनको इनकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। जब महिलाएं अपना वेट चेक कराने आती हैं या पोषण आहार लेने आती हैं, तब उनको ये शिक्षण दिया जाता है ताकि वो जाने कि हमारे शरीर में किस किस पोषण तत्व का क्या क्या महत्व है और वो इनिशिएट खुद से करें और इन मेडिसिन को लें, वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि उनको और उनके होने वाले बच्चों को या 5 साल तक के बच्चों को कोई भी डिफिशियंसी डिसऑर्डर ना हो। ठीक है, तो ये हमारा मेक मुख्य उद्देश्य है। 1960 से 1970 तक सिर्फ पोषण आहार या खुराक को पहुंचाना ही एक मेन उद्देश्य था, लेकिन उसके बाद मेन काम किया गया ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें बच्चों को ध्यान तो रखा जाना था, बच्चों के खाने पीने को लेकर, साथ में वैक्सीनेशन और साथ में क्या काम किया गया, हेल्थ एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया। जब महिलाएं आती थी हेल्थ सेंटर पे वैक्सीनेशन के दौरान या सप्लीमेंट्स लेने, तो उनको हेल्थ एजुकेशन भी साथ में दिया गया था, इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कहा गया है। इसमें पूरक आहार का मेन उद्देश्य क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का पूरक आहार। मैंने आपको बताया कि जो भी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सप्लीमेंट से खाने को कैसे खाना है, क्या क्या चीजें करना है, क्या नहीं करना है, खाने को किस प्रकार पकाना है, खाने में किन किन चीज को इंक्लूड करना है, इस सारी की इंफॉर्मेशन उनको दिया गया। दूसरी इंफॉर्मेशन कि वैक्सीनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, किस किस वैक्सीनेशन का हमारी बॉडी में या बच्चे की बॉडी में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में जागरूक किया गया। स्वास्थ्य जांच यानी हेल्थ चेकअप है ना, वो भी कराया गया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, आंगनबाड़ी जो छोटी छोटी वहां पे जो हेल्थ वर्कर्स है वो आते हैं, प्रॉपर चेकअप करते हैं महिलाओं का, तो वो भी कराया गया और क्या इंपॉर्टेंस है इसका ये भी बताया गया। ठीक है, अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा भी आपने देखा है कि आंगनबाड़ी में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं, आशा कार्यकर्ताएं होती हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को बेसिक एजुकेशन दे देते हैं। यहीं से बेसिक बेसिक एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है, जो बेसिक बेसिक अल्फाबेट्स वगैरह हो गए, गिनती, अक्षर, इनकी पहचान, तो यहाँ उनको क्या करते हैं, अनौपचारिक शिक्षा भी दी जाती है। कुछ कुछ चीजों की कहानियां, पोयम्स, ये सब सुना सकते हैं। और पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा भी यही दी जाती है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका जो भी स्टार्ट होगी कुछ जगह वहां, और हॉस्पिटल लेवल पर तो होता ही है। एक और कारण है मैगजीन्स, एडवर्टाइजमेंट या फिर बड़े बड़े पोस्टर या बैनर लगा के भी हम जनता को या स्पेशली जो इसके हितग्राही हैं उन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। एक और बहुत ही बड़ा इनिशिएशन आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने की पोषण आहार को लेके, जिसमें है मध्याह्न भोजन। सुना ही होगा आपने मध्याह्न भोजन, हमारे भारत देश में बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मध्याह्न भोजन। तो मध्याह्न भोजन की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए आंगनबाड़ी में तो पोषण आहार दिया ही जा रहा था, लेकिन आंगनबाड़ी के बाद जब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्योंकि खाने की कमी के कारण विद्यालय नहीं जाते थे, क्योंकि घर में इतना पोषण आहार नहीं था, या छोटे छोटे बच्चे ही काम पे जाने लगते थे या माँ के साथ काम पे जा रहे हैं क्योंकि उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो एक समय का भोजन भी कर सके। सरकार ने मध्याह्न भोजन की योजना लाई, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिड डे मील, जिसके अंतर्गत बच्चे विद्यालय आने लगे इस प्रलोभन के कारण कि उन्हें भोजन मिलेगा। और यहाँ पे ये पाया गया कि बच्चों की अटेंडेंस बढ़ गई, और सबसे ज्यादा देखा गया कि लड़कियों की अटेंडेंस बढ़ गई, जो पहले बहुत कम थी, जो सिर्फ काम पे ही घर पे ध्यान देती थी या बाहर काम करने जाती थी। अब अटेंडेंस लड़कियों की स्पेशली बढ़ी, और ये बहुत बड़ा पहल किया गया। पर इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ कमियां भी। कमियां ये हुई कि प्रॉपर निरीक्षण ना होने के कारण कभी कभी उस पोषण आहार में किसी चीज की कमी हो जाने के कारण या कुछ अव्यवस्था के कारण बहुत सारे बच्चों की हेल्थ इश्यूज हुआ या कभी कभी जान भी गई। तो इस पे अब सरकार और अच्छे से काम कर रही है ताकि ऐसी समस्याएं मध्याह्न भोजन को लेके भविष्य में ना आए, अच्छे से निरीक्षण हो। वो जो भी कार्यकर्ता वहां पे काम कर रहे हैं, मध्याह्न भोजन बना रहे हैं, वो साथ में बैठ के भोजन का निरीक्षण करें ताकि बच्चों को इससे रिलेटेड कोई समस्याएं ना हो। तो ये सारी योजनाएं हमने इस यूनिट में पढ़े, और जो यूनिट नंबर 18 है आपकी वो यहाँ पे खत्म होती है। यूनिट नंबर 18 में हमने देखा कि मेजर न्यूट्रिएंट प्रोग्राम फॉर द मदर एंड चाइल्ड। अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 19 में कि माता और बच्चों के लिए मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्या क्या स्वास्थ्य कार्यक्रम हमारे देश में चल रहे हैं, ये आज तक चलाए गए हैं। मेजर हेल्थ प्रोग्राम्स फॉर मदर एंड चाइल्ड, चलिए देखते हैं। तो स्वास्थ्य कार्यक्रम मतलब जिसको हम बोलते हैं हेल्थ प्रोग्राम्स, कौन कौन से हेल्थ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और क्या जरूरत है इनकी, देखिए।
फ्रीडम के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद हमारे देश में स्वास्थ्य के संदर्भ में बहुत सारे कार्य हुए, ठीक है। की दिशा में बहुत सारे काम किए गए हैं, जिसको लेकर स्पेशली चेचक, है ना, आपने देखा होगा ऐसी बीमारी, चिकन पॉक्स, पहले छोटी माता, बड़ी माता ये बोला जाता था। ऐसी बहुत सारी बीमारियां पहले महामारी का रूप ले लिया करती थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश ने स्वास्थ्य को लेकर इतना सारा नया नया इन्वेंशन किया है कि लोगों के लिए अब स्वास्थ्य सुविधाएं आसान हो गई हैं और लोग भी इस पे बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपने आप को स्वस्थ रहने पर ध्यान देते हैं कि ताकि वो स्वस्थ रहे। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब हमारे देश से चेचक, चिकन पॉक्स टाइप की जो बीमारियां हैं टोटल खत्म हो गई हैं। आपने देखा होगा मलेरिया भी लोगों को कम होने लगा है, टीबी लोगों को कम होने लगा है। ऐसी बहुत सारी जानलेवा बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों हैं। तो उसके ही बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, हम पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में, हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा हमारे देश को कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है। इसमें यूनिसेफ का भी इंटरफेरेंस है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ मिलके वर्ल्ड लेवल पर हेल्थ को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसमें हमारे देश में क्या क्या प्रभाव पड़ा है और हमारे देश में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, वो सब हम इस यूनिट में देखेंगे। हम मेजरली देखेंगे रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न चाइल्ड, एडोलेसेंस हेल्थ, जिसको बोलते हैं RMNCH+A, ठीक है। इसके ही बारे में हम इस ही योजना के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम हमारे देश में चलाए जा रहे हैं, उसको ही हम देखेंगे। रिप्रोडक्टिव मतलब जो जिसको बोलेंगे हम जन्म लेने के लिए जब कोई माँ तैयार हो जाती है या कोई महिला तैयार हो जाती है, तो वो वाला पार्ट है ना। मैटरनल मतलब जो मातृत्व वाला समय है, जहाँ पे माँ बच्चे को जन्म दे दी है किसी महिला ने। न्यूबॉर्न मतलब जन्म लिया हुआ बच्चा, ठीक है। और एडोलेसेंस मतलब वो एज जब जिसको हम टीन एज भी बोलते हैं, उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, स्पेशली हम लड़कियों में देखेंगे, क्योंकि उसके बाद ही उनका शरीर कैपेबल हो जाता है बच्चे को जन्म देने के लिए। तो ये इन सबको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया RMNCH+A, ठीक है। तो ये सारी योजनाएं जितनी भी है इनको ही लेकर है, इनके ही रिगार्डिंग है। चलिए हम पढ़ते हैं ना। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, इन सबको समराइज्ड फॉर्म में हम यहाँ पढ़ेंगे तो सरकार इनके लिए क्या क्या काम कर रही है। सबसे पहले हम देखेंगे NHM, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत प्रजनात्मक, मातृत्व, नवजात शिशु तथा किशोरी स्वास्थ्य यानी NR, जो मैंने आपको बताया RMNCH+A के बारे में। तो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है कि इसके अंतर्गत हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे, है ना। तो कौन कौन सी प्रोग्राम गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज की है हेल्थ के रिगार्डिंग नेशनल लेवल पे, और इंटरनेशनली भी हमें कहाँ कहाँ से क्या हेल्प मिल रही है, वो सब भी हम यहाँ पर देखेंगे। इंटरनेशनली तो वही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो इंटरनेशनली आते हैं, और नेशनल तरीके में हम हमारे देश में उसको नेशनल वे में उसको फिर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो WHO और यूनिसेफ के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो पहला हम देखेंगे मातृत्व स्वास्थ्य योजना, जिसको हम बोलते हैं मैटरनल हेल्थ सर्विसेज। कौन कौन सी है? इस योजना का मेजर एम है कि मैटरनल डेथ रेट को कम करें। वो डेथ रेट जब बच्चों को जन्म देती है माँ, उस दौरान माँ या बच्चे को होने वाली समस्या या कभी कभी समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उस कंडीशन में माँ या बच्चे की डेथ हो जाती है। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स चलाई है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अनिवार्य प्रसूति देखभाल सेवाएं, ठीक है, जो मेजर मैटरनिटी केयर है, वो सर्विसेज को देखेंगे हम। तो पहला है प्रसव पूर्व देखभाल यानी कि एंटीनेटल केयर सर्विस। इसमें हमने देखा प्रीवियस यूनिट्स में या प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने बताई कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तब किन किन बातों का ध्यान रखना है। किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? सारे वैक्सीनेशन, सारे चेकअप्स, उनका पोषण आहार। क्यों? क्योंकि उस समय उनके शरीर में एक बच्चा पल रहा है, क्योंकि उस माँ से ही सारा न्यूट्रिशन बच्चा लेगा। तो उस समय उसके लिए अलग अलग योजनाएं सरकार चला रही है। दूसरा, सुरक्षित प्रसव सेवाएं, जिसको बोलते हैं सेफ डिलीवरी सर्विसेज। इसमें जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस दौरान सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई गई हैं ताकि
माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित हों। दूसरा, माता एवं शिशु दोनों के लिए प्रसवोत्तर देखभाल यानी पोस्ट नेटल केयर सर्विसेज। अब बच्चे को जब माँ ने जन्म दे दी है, उसके बाद माँ और बच्चों का किस किस तरीके से ध्यान देना है, कौन कौन से वैक्सीनेशन होना है, कौन कौन से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माँ को और बच्चे को दिए जाने हैं, इसको लेकर गवर्नमेंट ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई है और कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। दूसरा, गर्भावस्था के दौरान शिशु के जन्म के समय एनीमिया की जांच करना, ये भी एक सबसे प्रमुख कार्य है जो सरकार ने इन योजनाओं के अंतर्गत की है। एक और है योजना जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि रेफरल सेवाएं। अब रेफरल सेवाएं क्या होती है? देखिए, रेफरल सेवाएं वो होती है जैसे हम देखेंगे कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान उसको डिलीवरी कराना है, तो डिलीवरी कराने के लिए क्या क्या सुविधाएं करनी पड़ती है, बहुत सारी मतलब सुविधाएं की जरूरत पड़ती है। तो इसमें एम्बुलेंस की सुविधा जो है सरकार देती है। एम्बुलेंस जननी, देखा होगा आपने, जननी एक्सप्रेस करके भी एक एम्बुलेंस चलाई जाती है, एक गाड़ी रहती है जिसमें पूरा छोटा सा हॉस्पिटल रहता है, उसमें मेनली मेजर चीजें होती हैं, ठीक है। और दूसरा कि अगर कोई महिला हॉस्पिटल तक नहीं आ पा रही है तो घर तक उसकी सुविधाएं कैसे पहुंचे, तो ये इसमें रेफरल सेवाएं कहा जाता है इनको। अन्य सेवाएं क्या क्या है वो देखते हैं हम। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना 2005 में लाई गई थी, जिसमें NRHM, जिसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी कहा जाता है, के अंतर्गत महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्रों में या हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, या किया जाता है आज भी। आज इसकी आवश्यकता ज्यादा नहीं है क्योंकि आज मैक्सिमम 90+ महिलाएं हॉस्पिटल में ही अपनी डिलीवरी करवाती हैं। इसके लिए ही प्रोत्साहित किया गया NRHM के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि अगर कोई महिला घर में ही बच्चे को जन्म देती है तो बहुत सारी असुविधाएं हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, साफ सफाई, मेडिसिन, बॉटल्स, ये सारी, और घर में ये सारी सुविधाएं नहीं हो पाती। सबसे पहली बड़ी बात कि साफ सफाई, तो ये सारी चीजें ना होने के कारण अर्लियर टाइम में महिलाओं की और बच्चों की डिलीवरी के टाइम मृत्यु हो जाया करती थी। उस मृत्यु दर को, माँ के और बच्चे के मृत्यु दर को कम करने के लिए NRHM के अंतर्गत महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो हॉस्पिटल में ही अपनी डिलीवरी कराएं। और वो महिलाएं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कम है या हर प्रकार की महिलाएं जो हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करवाती हैं, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उनको प्रोत्साहित राशि भी दी जाती है, प्रोत्साहन राशि जिसको बोलते हैं। ये इसलिए दी जाती है ताकि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा अपना जो डिलीवरी है वो हॉस्पिटल में ही कराएं, जिससे उनके मृत्यु दर को या बच्चे के मृत्यु दर को कम किया जा सके, जिससे माँ और बच्चे की रक्षा की जा सके, ठीक है, क्षति रहित हो, ठीक है। कई निःशुल्क सेवाएं भी दी जाती हैं महिलाओं को 1 साल तक, जब तक उनका बच्चा नहीं हो जाता तब तक निःशुल्क बहुत सारी सुविधाएं स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा या हॉस्पिटल के द्वारा दी जाती हैं। इसीलिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप हेल्थ चेकअप अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर से ही कराएं, ताकि 1 साल के बच्चे के होते तक सारे ही चेकअप, सारी ही सुविधाएं, सारी ही मेडिसिन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाए। तो ये हमारा और सरकार का मेन उद्देश्य है NRHM के अंतर्गत, या जो भी RMNCH+A सुविधाएं हमारे देश में चलाई जा रही है उसके अंतर्गत। दूसरा और मुख्य क्या रोल है देखेंगे, बाल स्वास्थ्य तथा टीकाकरण सेवाएं, जिसको हम बोलेंगे चाइल्ड हेल्थ एंड वैक्सीनेशन सर्विसेज। इसके अंतर्गत क्या क्या काम करती है हमारी सरकार, चलिए देखते हैं, है ना। इसके अंतर्गत RMNCH+A के 4 मुख्य क्षेत्रों के अंतर्गत ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पहला है नवजात स्वास्थ्य संबंधित, नवजात शिशुओं के मृत्यु दर को कम करने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि उनको बिगिनिंग से, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तब से अलग अलग वैक्सीनेशन, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स युक्त भोजन कराया जाता है, ताकि बच्चों में और माँ में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। इसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो हॉस्पिटल्स जा सके। कुछ महिलाएं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, स्वास्थ्य केंद्र नहीं जा सकती, तो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर भी किया जाता है, ताकि माँ और बच्चे को घर में आकर भी देखरेख की जाए, है ना। आशा कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या और भी स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं होती है। जैसे आपने देखा होगा कि व्हाइट यूनिफॉर्म या ग्रीन यूनिफॉर्म पहने हुए जो नर्सेस होती हैं, वो घूम घूम के ये सुविधाएं उन महिलाओं को या बच्चों को प्रोवाइड करती हैं जिन्होंने अभी बच्चों को जन्म दिया है या बच्चों को जन्म देने वाली हैं।
पोषण संबंधित सुविधाएं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा, आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा। यहाँ पर भी ये स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं काम करते हैं ताकि पूरा पोषण आहार महिला को और बच्चे को दिया जाए, ताकि कोई भी जानलेवा बीमारी बच्चे को या माँ को ना हो। नेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हमारे देश में चलाए जा रहे हैं इस योजना के अंतर्गत, जहाँ पे ऐसे बच्चे जिनको बहुत क्रिटिकल कंडीशन में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उनको ऐसे एक जगह पे रखा जाता है ताकि वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड की जाए अच्छी मात्रा में, जो इनके शरीर में कमी है, और धीरे धीरे इनकी जो स्वास्थ्य का स्तर है वो सुधर जाए। ठीक है, ना केवल माँ को, बाकी बच्चों को भी सुविधाएं दी जाती है। माँ को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो बच्चों को अपना माँ का ही दूध ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में पिलाए, ताकि माँ के दूध से बच्चों की सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाती है, और इस दौरान माँ भी सारे पौष्टिक आहार ले। बाल्यावस्था की समस्याएं, सामान्य बीमारियों का प्रबंधन। ठीक है, जो बाल्यावस्था सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन बच्चों को होती है, सांस से रिलेटेड, या फिर वेट बच्चों का बहुत कम होता है, तो हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, बच्चों के लिए अलग से, आपने देखा होगा अभी छोटे बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए अलग से चैम्बर्स बनाए जा रहे हैं, जहाँ अलग अलग मशीनरीज होती हैं, जहाँ बच्चों को सांस से रिलेटेड समस्याओं का निदान के लिए रखा जाता है। मशीन में छोटे छोटे टब बने होते हैं, छोटी छोटी मशीन बनी होती है, और उनके वेट गेन करने के लिए माँ का दूध बार बार पिलाया जाता है, और अलग से हीट प्रोवाइड की जाती है। ठीक, ये सारी योजना है। दूसरी, RMNCH+A के अंतर्गत बाल स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए और भी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत यूनिवर्सल लेवल पर, यानी कि हम नेशनल लेवल की बात करें, एक कॉमन टीकाकरण की योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें हेपेटाइटिस, टीटनेस, है ना, पोलियो ड्रॉप देखा होगा, पर 2 बूंद जिंदगी की, ये तो सार्वभौमिक तरीके से पिलाई जाती है। आपने देखा होगा कि 6 महीने में, 4-6 महीने में ये योजनाएं चलाई जाती है। इसका प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के द्वारा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी जो आप देखते हैं, अमिताभ बच्चन जी, उनके द्वारा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है पोलियो को लेकर, पोलियो अभियान को लेकर, ताकि हर एक बच्चे तक ये सुविधाएं पहुंचे, ताकि बच्चा पोलियो से ग्रसित ना हो। ठीक है, तो कौन कौन सी सुविधाएं, टीकाकरण की सप्लाई को बढ़ाना, है ना, सार्वभौमिक तरीके से, और क्या कि हम टीकाकरण की सुविधाओं को गांव गांव तक, एक एक कोने, एक एक मोहल्ले तक पहुंचाएं। दूसरा, क्वालिटी सर्विस, जो भी हम सर्विस दे रहे हैं उसमें, जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, जो भी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। तो कभी कभी क्वालिटी खराब होने के कारण बच्चे और माँ की स्वास्थ्य में बहुत बुरा असर पड़ता है। तीसरी चीज आप देखेंगे कि मॉनिटरिंग करना, क्या हम सुविधाएं जो बच्चों को या माँ को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। उनके ऊपर एक अधिकारी होता है जो प्रॉपर चेकअप करता रहता है, चेकिंग करता है कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं काम कर रहे हैं, और जो सुविधाएं हम जनता को दे रहे हैं, स्पेशली माँ को और बच्चों को, वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं। सबसे मुख्य बात चौथी, कि वैक्सीनेशन के लिए आत्मनिर्भर। आपने देखा है अब हमारा देश वैक्सीनेशन के लिए आत्मनिर्भर हो गया है। हम वैक्सीनेशन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है। अब सारी वैक्सीनेशन हमारे देश में बनाई जा रही है, ताकि वो सस्ती हो। सस्ती होगी तो जनता तक, हर एक बच्चे, हर एक महिला तक ये सुविधा पहुंच पाएगी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के बच्चों की स्क्रीनिंग टेस्ट की जाती है। जिसके अंतर्गत स्कूलों में, है ना, स्कूलों में भी आपने देखा, बालवाड़ियों में, आंगनवाड़ियों में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तो ये सब चल ही रहा था, लेकिन 18 साल तक के बच्चों के स्कूल्स में भी स्क्रीनिंग टेस्ट उनका होता है। हेल्थ चेकअप करने के लिए जो जो वर्कर्स होते हैं वो आते हैं, इनका स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं उस दौरान भी, ताकि बच्चों को कोई समस्या है तो 18 साल तक के बच्चों के लिए वो समस्याओं का निदान पाने के लिए क्या क्या मेडिसिन, क्या क्या सप्लीमेंट्स देना है उनको, वो सब दी जाती है, और वैक्सीनेशन भी किए जाते हैं। नेक्स्ट काम, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी हमारे देश में चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आपने देखा है कि जो नए नए छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनके लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स, है ना, हॉस्पिटल्स के अंदर छोटे छोटे अलग चैम्बर्स बनाए जाते हैं, जहाँ सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है, सिर्फ गर्भवती महिलाओं को, या सिर्फ जिनको सीजेरियन से बच्चे हो रहे, उनके लिए अलग सुविधाएं, अलग अलग मशीनरीज या अलग ही चैम्बर्स तैयार किए जाते हैं। इसके बाद मेन कार्यक्रम जो हमारी सरकार चला रही वो है, इसके अंतर्गत आता है परिवार नियोजन सेवाएं। इसमें जन्म में बच्चों में कितना अंतर होना चाहिए, इसके लिए महिला और पुरुष को जागरूक किया जा रहा है कि प्रॉपर अंतर होने से क्या होगा कि माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहेंगे। लगभग 3 से 4 साल का
पहले बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में अंतर होना चाहिए, इसकी जानकारी माँ को दी जाती है। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे के जन्म देने के बाद माँ का शरीर दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए लगभग 3 साल बच्चे माँ के शरीर को लगता है। और अब नई-नई योजना ऐसी चलाई जा रही है कि अगर आप 2 ही बच्चे रखते हैं तो आपको सरकार की बहुत सारी सुविधाएँ, अच्छी-अच्छी सुविधाएँ दी जाएगी। इससे ये भी अच्छा होगा कि अगर आपके 2 ही बच्चे हैं तो आप ज़्यादा सुविधाएँ बच्चों को दे पाएँगे। अगर आपके घर में 2 से ज़्यादा बच्चे 4-5 अच्छे बच्चे हो जाते हैं, तो आपके पास जितनी इनकम है उसको आपको 5 हिस्से में बाँटना पड़ेगा। वो हेल्थ, एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर 2 ही बच्चे हैं तो आप वो सारी चीज़ें अपने बच्चों को ज़्यादा दे पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट लोगों को समझा रही है, स्पेशली माँ को, पिता को, ताकि वो ऐसी परिवार परिवार योजना करें जिससे उनके बच्चे को सुविधाएँ अच्छे से मिल पाए और 2 ही बच्चे हों या बच्चों में प्रॉपर अंतर हो। परामर्श की नियुक्ति, परामर्श जो देते हैं, जिनको हम बोलते हैं काउंसलर, काउंसलर की व्यवस्थाएँ की जा रही है काउंसलिंग करने के लिए कि महिलाओं को और पुरुषों को प्रॉपरली काउंसलिंग की जाए कि ये सब चीज़ें जो परिवार नियोजन है ना? कैसे हमें बर्थ कंट्रोल करने के लिए किन-किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, कौन-कौन सी मेडिसिन्स आ रही हैं, जैसे कि ओरल 2072 ऐसा कुछ आती हैं और मेडिसिन्स सहेली करके मेडिसिन आती है, गोलियाँ आती हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ आती हैं, है ना? आउटर प्रोटेक्शन की चीज़ें आती हैं जिससे कि बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए काउंसलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो स्वास्थ्य केंद्रों पे आते हैं और काउंसलिंग करते हैं ताकि बर्थ को कंट्रोल किया जा सके। कंट्रोल मतलब बैलेंस रहे बर्थ, है ना? बच्चों के बीच में प्रॉपर अंतराल हो, कॉपर टी वगैरह ये सारी सुविधाएँ भी हैं। और क्या सुविधाएँ हैं? ट्यूबैक्टोमी और वैसेक्टोमी ये एक ऐसी छोटी-सी वो है, इसको बोलते हैं ऑपरेशन जिसके दौरान माँ को बर्थ कंट्रोल के लिए एक छोटा-सा परमानेंट बर्थ कंट्रोल हो जाता है इससे और वैसेक्टोमी में मेल का जो होता है वो परमानेंट बर्थ कंट्रोल हो जाता है। इससे ये भी सारी जानकारियाँ प्रोवाइड की जाती हैं इस योजना के अंतर्गत। और क्या? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिसको हम बोलते हैं नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया गया जिसमें मेन 3 फैक्टर्स पे काम किया गया है। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण जिसमें आयोडीन के रिगार्डिंग आयोडीन की कमी को रोकने के लिए कार्यक्रम चलाए गए, जो हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा है। और क्या कार्यक्रम चलाया गया? राष्ट्रीय वेक्टर जनिक रोग, वेक्टर से के कारण कुछ बीमारियां ज्यादातर होती, जैसे आपने देखा होगा मच्छर, मक्खी, इनके कारण जो कम्युनिकेबल डिसीज हो रही है, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी होती है जिसमें तो उन बीमारियों से रोकने के लिए मलेरिया से बचने के लिए, टीवी से बचने के लिए, है ना? टीवी के लिए भी संशोधित राष्ट्रीय तपेंदी नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया गया जिसको हम बोलते हैं टीवी से लोगों को बचाने के लिए क्योंकि संक्रमण वाले बीमारियां हैं ये अगर एक कम्युनिटी में किसी को हो गई है तो बहुत जल्दी दूसरों को फैलती है। तो इसके लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं, लोगों को आइसोलेट किए जाते हैं, कैसे अपने आप को आइसोलेट करना है, कैसे एचआईवी से बचना है, ये सारी जानकारियां जनता तक पहुंचाई जा रही है इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ताकि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से जनता को बचाया जा सके। मलेरिया के रिगार्डिंग मच्छरदानियां वितरण की जाती है ना? टीवी से बचने के लिए डॉट्स की जो गोलियां होती है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन लोगों को टीबी की बीमारी उनके घर घर जाके मॉनिटर करते हैं, उनको भी ये टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं। ये तक सुविधा हमारे नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही है। ठीक है? रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम भी हमारे देश में चलाया गया है। फिर से जब टीबी को कंट्रोल करने के लिए योजनाएं चलाई गई। अभी हम कुछ शायद 2025 एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं पर जितना मुझे नॉलेज है 2025 से 30 के बीच में हमारा देश टीबी कंट्रोल हो जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है और ऐसी बहुत सारी बीमारी से पोलियो पोलियो से भी धीरे-धीरे हमारा देश मुक्त होते जा रहा है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां मलेरिया आजकल कम हो गया है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिससे अब हमारा देश मुक्त होते जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब इन सब बीमारियों से हमारा देश मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश और हमारी सरकार इसको लेकर अच्छी-अच्छी योजनाएं चला रही है जिसके अंतर्गत हम इन सुविधाओं को लेकर हमारे देश को बीमारियों से मुक्त या फिर डिसीज से मुक्त या फिर इन सब डिसऑर्डर से मुक्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 19। यूनिट नंबर 20 जिसका नाम है बच्चों के पोषण स्तर का निर्धारण करना या असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड न्यूट्रिशन स्टेटस। देखिए अभी तक हमने देखा कि बीमारियों के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी से होने वाले डिसऑर्डर्स के बारे में, डिसीजेस के बारे में, गवर्नमेंट ने हेल्थ को लेके क्या-क्या चीजें की सबके बारे में, है ना? आप देखेंगे असेसमेंट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा
कि न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है बच्चे का। ठीक है, आप या हम या गवर्नमेंट या जो भी स्वास्थ्य कार्य करते हैं या एक जो हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के ऊपर जो कार्य कर रहे हैं या एज अ चाइल्ड केयर, है ना, जो भी चाइल्ड केयर कार्य करता है वो कैसे हम निर्धारण करेंगे कौन कौन से स्तर से होकर गुजरना पड़ता है, या हम किस किस पर्सपेक्टिव से देखेंगे बच्चों के न्यूट्रिशन स्टेटस को, असेसमेंट कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं पोषण स्तर निर्धारित करने के तरीके कौन कौन से तरीके हैं भी उसको देखेंगे सबसे पहले। तो हमको क्या लगता है कि सिर्फ पोषण तत्वों का पता लगा लेना या किस पोषण तत्व से किस न्यूट्रिएंट्स से क्या क्या काम बॉडी में हो रहा है, कितना उसका लेबल है ना, इससे इसका पता कर लेने से असेसमेंट हो जाता है। क्या ये सही है? चलिए देखते हैं सही है कि नहीं। और क्या न्यूट्रिएंट्स का लेवल पता कर लेने से या मेजरमेंट कर लेना इतना आसान है? जैसा हम बात कर रहे हैं प्रीवियस यूनिट्स में हमने देखा कि ये कमी है, वो कमी है, ये आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, पोषण तत्वों की कमी है, पता कर लिए, लक्षण देख लिए। इतना आसान नहीं है, इसके कोई कुछ स्टैंडर्डाइज्ड तरीके हैं, तो उनको ही हम देखेंगे इस यूनिट में कि कौन कौन से स्टैंडर्डाइज्ड तरीके हैं। बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, आपको बता दूं, अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है इस चैप्टर की चीजों को, एक बार आप यूनिट नंबर 20 देख लीजिएगा, ब्लॉक नंबर 6 की। बहुत जरूरी नहीं है उतना डिटेल, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत डीपली आपको देखना है तो देख लीजिएगा, है ना, बुक एक बार। ठीक है, तो सम स्टैंडर्ड असेसमेंट टेक्निक्स, कुछ मानक निर्धारित तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं किसका, चाइल्ड न्यूट्रिशन का। कौन कौन से हैं वो? मानवीय वित्तीय माप जिसको हम बोलेंगे, शारीरिक आकार का माप जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपमेट्रिक मेजरमेंट। दूसरा, रोग जांच का तरीका जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल मेथड। तीसरा, जैव रासायनिक विश्लेषण जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल एनालिसिस। और चौथा है आहार सर्वेक्षण जिसको हम बोलते हैं डाइट सर्वे। इन 4 तरीकों से ही हम असेसमेंट करेंगे बच्चों के न्यूट्रिशन का। तो चलिए करते हैं। कोई भी एक तरीका से आप बच्चों के न्यूट्रिशन को असेस नहीं कर सकती, ये चारों ही पैमानों से गुजर के आप बच्चों के न्यूट्रिशन का असेसमेंट कर पाएंगे, तभी बच्चों का प्रॉपर न्यूट्रिशन का असेसमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो पहला जो है इसको हम बोल रहे हैं मानवनीय माप जिसको हम बोलते हैं शारीरिक आकार का माप, जिसको एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट बोलते हैं। चलिए इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि बच्चों का वजन कितना है ना। तो जनरली आप घर में या जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या आंगनबाड़ी वगैरह में जाके हम देख लेते हैं, इसमें हम वजन के बारे में देखते हैं, बच्चे का वजन कितना है, बच्चे का वजन एक्चुअल में होना कितना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। हाइट का मेजरमेंट करते हैं बच्चे की कि एक्चुअल में हाइट कितनी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एज में बच्चे की। ठीक है, इस पर्टिकुलर एज में बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, तो ये सारी चीजें देखते हैं। और तीसरी चीज क्या देखते हैं, वेट और हाइट का रेशियो देखते हैं। एक रेशियो दिया हुआ है कि इतनी हाइट पर इतना वजन होना चाहिए बच्चे का, है ना। अगर कोई बच्चा है और उम्र के हिसाब से भी कि 1 साल का है और उसकी हाइट इतनी है, उसका वजन इतना है, उसका रेशियो बराबर बैठ रहा है कि नहीं, ये भी इसमें चेक करते हैं, है ना। मिड अपर आर्म्स, हाथों के जो आर्म है ना, हमारे हाथ और पैर, इसकी गोलाई ऊपर की और नीचे की एक पर्टिकुलर प्रॉपर रेशियो में होती है। अगर उस रेशियो में नहीं है तो बच्चे का असेसमेंट से हमें पता चलेगा कि कोई न्यूट्रिशन की उसको हो सकती है कमी हो, या कुछ ना कुछ इसमें क्या है, कमी है। तो उसके भी निवारण के लिए क्या करते हैं, आहार संबंधित हम क्या करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। कैसे? आहार संबंधित चीजों के बारे में बताने की मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है इस यूनिट में, क्योंकि प्रीवियस यूनिट में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि आहार या जो भी हमें पोषण तत्व या जो भी हम न्यूट्रिएंट्स बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है। जो इनिशियल स्टेज होती है बच्चों की, वहां बच्चे 6 महीने तक सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीते हैं, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट्स उनको माँ के दूध से ही मिल जाता है। उसके बाद धीरे धीरे बच्चों को अलग अलग पोषण तत्वों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। लगभग 1 साल तक उनको सेमी लिक्विड फूड या लिक्विड फूड दिया जाता है, और धीरे धीरे सॉलिड फूड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और धीरे धीरे अलग प्रकार के पोषक तत्व दिए जाते हैं, जिससे बच्चों के वजन, है ना, हाइट और इनका रेशियो, हाथ पैर का मोटापा, बॉडी का सुटेबल सिस्टमेटिक तरीके से ग्रोथ, ये सारी चीजें होने लगती हैं। आगे और हमें क्या ध्यान देना है, देखिए आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा देखिए हमने, रोग
रोग जांच के तरीके, हम क्लिनिकल मेथड देखेंगे। तो क्लिनिकल मेथड में सबसे मेन क्या है, क्लिनिकल मेथड में हम देख पाते हैं कि आप देख के पहचान पा, क्लिनिकल मेथड नहीं है ये, हाँ क्लिनिकल मेथड ये, पर क्लिनिकल मेथड कौन सी मेथड है, इसमें हम ये देख पाते हैं देखकर, ठीक है, देखकर पहचान लेते हैं। जैसे कि विटामिन ए की कमी है, विटामिन ए की कमी है मतलब बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, विजन प्रॉब्लम हो रही है, तो विटामिन ए की कमी है। तो हमने ओरली बता दिए देखकर कि विटामिन ए की कमी है, क्योंकि उसको देखने में विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, उसके कॉर्निया से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अगर पीईएम है, थकावट हो रही है, उसको सुस्तीपन आ रहा है, उसको घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब उसको किसकी कमी, प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन, आपने देख के ऐसा क्लिनिकल तरीके से बता दिया आपने, है ना। मैरास्मस हो रहा है, उसको कसरकर हो रहा है, ठीक है। तो आप इनसे बता सकते हैं, कैसे, इनके लक्षण देखकर, ठीक है। कमजोरी है, बहुत ज्यादा सुस्ती आ गई है, पेट फूल रहा है, हाथ पैर में स्वेलिंग आ गई, दबाने पे स्वेलिंग गड्ढा हो रहा है, इस तरीके से पहचान पा रहे हैं देख के, ठीक है। आयरन की कमी आप देख रहे हैं कि नाखून पीले पड़ रहे हैं, तलवे पीले पड़ रहे हैं, बॉडी का पार्ट धीरे धीरे पीला पड़ने लगा है, इससे पहचान गए आपने। आयरन की कमी से आप देख रहे हैं कि गॉइटर हो रहा है, तो विजिबली हम पहचान पा रहे हैं, इसको आप बोल रहे हो कि रोग जांच के तरीके, क्लिनिकल मेथड, ऐसे ही देख के हमने पहचान ली। देखिए थर्ड मेथड जिसको हम बोलते हैं जैव रासायनिक परीक्षण, जिसको बोलते हैं बायोकेमिकल बायोकेमिकल एनालिसिस। इसमें हम मेनली क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के बाद हमको फिक्स अमाउंट में बॉडी का पता चलता है कि किस किस न्यूट्रिएंट्स की कितनी कितनी कमी है। ब्लड में आयरन की कितनी कमी, मतलब हीमोग्लोबिन कितने लेवल में कम है, तो कितना न्यूट्रिएंट्स देना है, आयरन की कितनी कमी है ना। हम देखेंगे कि थायराइड की कितनी कमी है, मतलब कि थायरॉक्सिन का सेक्रेशन कितना कम हो गया है ना। तो कितने उसको थायरॉक्सिन कितना देना है, आयोडीन की कैसे कमी हो गई है, ठीक है। तो ये पता चलता है जब हम किसी व्यक्ति का, बच्चे का ब्लड टेस्ट कराते हैं या फिर हम उसका यूरिन टेस्ट कराते हैं, तो इनसे हमको पता चलता है बॉडी में और किन किन चीजों की कमी, और ये फिक्स अमाउंट में पता चलता है हमको, फिक्स मेजरमेंट में पता चलता है, क्योंकि ये डिजिटली हमें मिलता है, डिजिटल फॉर्म में मिलता है इसका रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है आहार का सर्वेक्षण, मतलब हम यहाँ करेंगे कि आप बच्चे को क्या क्या खाना किस किस इंटरवल में दे रहे हैं। तो 24 घंटे के आहार को स्मरण रखना, मतलब याद रखना। आप जब भी आपका सर्वे हो तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट 24 घंटे में, मतलब पिछले दिन में, इस बच्चे को जिसका भी निरीक्षण कर रहे हैं उसने क्या क्या खाया था, ये जनरली और पिछले कुछ दिनों से क्या क्या खाता है डेली या दिन में। तो इससे पता चलेगा कि बच्चे के आहार में वो क्या क्या ले रहा है और क्या क्या कमियां हो सकती हैं, जिसके लिए आगे उसको काम करना है, या इन कमियों के कारण उनको आगे कौन कौन सी समस्या हो सकती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके इस यूनिट का, वो है वृद्धि पर निगरानी, मतलब कि अब हमको क्या करना है, असेसमेंट करना है ना, कि इसके ग्रोथ को असिस्ट कैसे करेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी आप आंगनवाड़ी केंद्र जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाते हैं, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाते हैं, ठीक है, या हॉस्पिटल्स जाते हैं, तो यहाँ पे आप एक ग्रोथ चार्ट देखते हैं बच्चों का, वेट का अलग दिखाई देगा आपको, हाइट का अलग, उनकी उंगलियों के आकार का, उनकी पूरी बॉडी का, उनकी विजन का, उनके कान की बनावट कैसी होनी चाहिए, उनकी नाक की बनावट कैसी होनी चाहिए, बॉडी का पूरा बनावट कैसी होना चाहिए। या अगर आपने इन जगहों पर ध्यान से नहीं देखा है, तो आप देखते हैं कि जब भी बच्चा जन्म लेता है, कोई माँ प्रेग्नेंट होती है, तो उसको एक कार्ड दिया जाता है, हेल्थ कार्ड, है ना। उस कार्ड में बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन होती है, ग्रोथ को हम कैसे मॉनिटर करें, कैसे असेसमेंट करें बच्चे का, प्रॉपर हाइट का ग्रोथ बना हुआ रहता है, ग्रोथ चार्ट बना होता है, वेट का ग्रोथ चार्ट बना हुआ होता है, उसकी मानसिक स्थिति का, उसकी एक्टिविटीज का। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनको देखकर कि बच्चे का क्या है, चार्ट के माध्यम से, कि प्रॉपर हाइट का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, उसकी वेट बढ़ रहा है कि नहीं, उसकी विजन का ग्रोथ ढंग से हो रहा है कि नहीं, है ना। भाषा का डेवलपमेंट, ये वो हेल्थ कार्ड में ही होता है, पर ये आप कभी हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं या कोई हेल्थ सेंटर जाते हैं, तो आप वहां जाकर भी ये सब चीजें देखेंगे ध्यान से, तो आप देख पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस बुक में जाके पीछे हेल्थ कार्ड के वो पार्ट दिए हुए हैं जिन पार्ट में ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो वो आप एक बार जरूर देखें। या आप एक काम करिए, आपके आसपास कोई भी ऐसी महिला हो जो प्रेग्नेंट थी, या उसने जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उसका बच्चा 1 साल से 5 साल के अंदर का है, उसके पास कार्ड जरूर होगा, तो एक बार एज अ प्री प्राइमरी एजुकेटर हमको ये चीज एक बार देखनी चाहिए, ताकि आपको एग्जाम्स में कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो थोड़ा आपके दिमाग में हो कि ये किस प्रकार के कार्ड्स होते हैं, इनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है।
हम लोग नहीं जानते कि हो सकता है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए वो हर बार आए, हर बार कुछ नया भी हो सकता है, और नया ना भी हो तो एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्कर जो हमको आगे इसी फील्ड में काम करना है, तो हमें इन चीजों की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। देखिए, ये जो मैंने पहल की है पढ़ाने की, बहुत सारे यूट्यूबर सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ाए, क्वेश्चन आंसर पढ़ के डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे, पर हमारा उद्देश्य सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके पास होना नहीं होना चाहिए। एज अ गुड ह्यूमन बींग, एज अ गुड सिटीजन आप जो पढ़ रहे हैं, एज अ गुड स्टूडेंट आप जो पढ़ रहे हैं, सिर्फ पास होना आपको उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं उसका आपको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो ये बुक में पढ़ा इसलिए रही हूँ आपको सारे ब्लॉक वाइज, ताकि आपको पता हो कि आपके डीसी 1 के पूरे ब्लॉक्स में हर यूनिट में क्या क्या दिया है, डीसी 2 के 8 ब्लॉक में हर एक यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये आपका ये उद्देश्य होना चाहिए, इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। तो ये पढ़ने का भी ये उद्देश्य है कि हम आगे प्री प्राइमरी लेवल पर या अर्ली चाइल्डहुड केयर के ऊपर काम करने वाले हैं, तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। प्रश्न उत्तर याद करके पढ़ना और पास होना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो आप इस प्रकार से हम वो चार्ट वगैरह देख के, वो कार्ड वगैरह देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं किसका, चाइल्ड न्यूट्रिशन स्टेटस का। यहाँ आपकी मिनट नंबर 20 खत्म होती है। आपका जो है वो जो ब्लॉक नंबर 6 है DEC2 का, वो भी यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहां समझ में नहीं आया होगा प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो को, चैनल को देखा नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मोर एंड मोर डू सब्सक्राइब। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, और मैं समझूंगी आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए एक सहयोग है। तो प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज डू मोर एंड मोर सब्सक्राइब एंड डू मोर एंड मोर लाइक एंड शेयर। आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए, ताकि उनके एग्जाम में अच्छे से मदद हो, और स्नाके वाले एग्जाम में आगे जब भी वो इस फील्ड में काम करे तो उनकी इस चीज में मदद हो, उनको नॉलेज हो, उनको हर एक चीज के बारे में पता हो। स्टूडेंट्स, यहाँ ये यूनिट खत्म होती है। थैंक यू।